नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है हास्यकरण की समझ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो, आप कॉपियों की जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं और खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उन्हें पन्ने का हाशिया कहा जाता है। मतलब ऐसे नोटबुक होती है। ठीक है दोस्तों, ये समझाने क्या कह रहा है कि जैसे ये नोटबुक होती है, तो जैसे एक ऐसी लाइन होती है और एक ऐसे, तो ये जगह छूटती है ना, ये उसको हास्य बोला जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हास्य का मतलब होता है कि जिसे किनारे पर या हास्य पर धकेल दिया जा गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कभी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का कि नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं, गोया आपकी कही कई बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या और उसको पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं अपना वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशिए समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर वर्चस्व वाले तबके के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों के हास्य महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हास्य पर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आदिवासी और हास्यकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलन दादी जी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। अरे देखो, आदिवासियों के नाव। दादू, वो आदिवासी को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हाँ, इधर छूट गया। हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तभी अचानक हमें बताया गया कि वे जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारे जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ न तो हमें वकील मिलता था और न ही हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय पर मिल जाते थे, हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर
हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दे तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगा और वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। फाइल आदिवासी भूमि अधिग्रहण। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओह दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हमें कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासी कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हास्यकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन थे? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के लगभग 8% आबादी आदिवासी की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम है। इसी वजह से ये समुदाय जातिवाद पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई धर्म आदि धर्मों में शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुशाली धर्मों पर भी अक्सर असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, कौन सा? जगन्नाथ पंथ, और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाए, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी पुरानी है। इन भाषाओं ने बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी
पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं इंटरनेट में भी, पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को उन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। ये देखो, आदिवासियों प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों, फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए हुए हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले, हीरे, कीमती इमारतें, लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पेट थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों, रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें आसियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहरकर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों, राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। आज अकेले असम में 17 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे दिया गया गीत आदिवासी की आकांक्षा और असम में उनके वास्तविक हालात की वानगी पेश करता है। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है।
स्रोत बसु एस, झारखंड मूवमेंट, एथनिसिटी, कल्चर एंड साइलेंस। ये फोटो देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और सोंदन संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। ये देखो, इमारती, लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंदी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, 40,564 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्यजीव अभयारण्य है। 1,19,776 वर्ग किलोमीटर हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से उखाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठियाँ कहा जाता है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समय गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार होते जा रहे हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हास्याकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है?
अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए भी की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हास्यकरण को समझें। मुसलमान और हास्यकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिलते। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती हैं। धार्मिक समुदाय, पक्का घर, बिजली, नल का पानी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2011 कुल है 74, हिंदू है 63, मुस्लिम है 57, ईसाई 74, सिख 67, बौद्ध 71, जैन 86। यह आंकड़े क्या बताते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हास्यकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हास्य समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक की स्कूल शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक एवं सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं है। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को
किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। मैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया, और मुझे ये बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है, और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमान के आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासी की स्थिति के बारे में पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत के औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूह के अनुभव से पता चलता है कि हास्यकरण की एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबरी जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हास्य समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हास्य समुदायों के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया गया है। इन समुदायों के हास्य पर यह रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हास्य समुदाय, दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हास्यकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हास्य समुदाय का जीवन भी बदलना जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हास्य पर नहीं रहता। अगर हम हास्यकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हास्य समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हास्यकरण का सामना किस तरह किया है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसका शब्द संकलन देखते हैं। ऊंच नीच व्यक्तिगत चीज़ों की एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था जिसमें दलितों को सबसे नीची माना जाता है। गेटोइजेशन यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। गेटोइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण यह से समाज से कटता चला जाता है। मुख्यधारा कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्यधारा कहा जाता है। इस अध्याय में
यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलन को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदाय को भी मुख्यधारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह है विस्थापित है। ये ऐसे लोग जिन्हें बांध खनन आदि विशाल विकास परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। कुपोषित है ऐसे व्यक्ति जिन्हें पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता। तो चलो दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो हास्यकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे हास्य पर धकेल देना। और हास्यकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता। हास्याकृत लोग या समुदाय गरीब कमज़ोर होते हैं तथा उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासी लगातार हास्य पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। क्योंकि आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं। वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। क्योंकि अब अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाने के लिए। ठीक है, फोर्थ है, अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक ऐसे समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। तो आप बता सकते हैं कि मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है और मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदाय की तुलना में काफ़ी कम है। 6th क्वेश्चन देखिए, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासी के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे? उनमें से 3 बातें लिखें। तो बता सकते हैं कि आदिवासी में ऊंच नीच की भावना कम होती है। इसकी कहानी यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय से बिल्कुल अलग होता है। आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासी कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासी के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, कैसे? वन्य जीवन, रीति रिवाज, ठीक है, और पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना, ग्राम आत्माओं की पूजा, गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में पुरखों की पूजा, घर में आदिवासी की दिनचर्या, आदिवासी के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण बदलाव, ये संकेत करके वो इसकी मदद कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं और क्यों? क्योंकि आर्थिक हास्यकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है और आर्थिक हास्यकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है। अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हास्यकरण का कारण होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।